नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि लोन पर जो ब्याज दरें हैं वो घटती बढ़ती क्यों रहती हैं? या फिर क्यों कभी-कभी ऐसा लगता है कि चीज़ों की कीमतें एकदम से आसमान छूने लगी हैं? देखिए, इन सब के पीछे ना एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन अदृश्य सी ताकत काम कर रही होती है, जिसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति। तो चलिए, आज इसी के रहस्य को समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी एक इंसान की तरह ही तो है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, मतलब कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगती हैं, जिसे हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। और कभी कभी ये बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, यानी विकास एकदम रुक सा जाता है, जिसे डिफ्लेशन या अपस्फीति कहते हैं। तो सवाल ये है कि इकोनॉमी के इस तापमान को सही कैसे रखा जाए। इसी के लिए हर देश के सेंट्रल बैंक के पास कुछ खास औजारों का एक पूरा सेट होता है, एक टूल बॉक्स। और इसी टूल बॉक्स को हम कहते हैं मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिर इसकी किताबी परिभाषा क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो मौद्रिक नीति सेंट्रल बैंक का बस वो तरीका है जिससे वो ये तय करता है कि बाजार में कितना पैसा, कितना कैश घूमेगा। और इसका मकसद सिर्फ दो चीजें हैं। एक, चीजों की कीमतें काबू में रहे, और दूसरा, देश की आर्थिक तरक्की बनी रहे। बस। अब ये जो टूल बॉक्स है ना, इसे हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं मात्रात्मक उपकरण। इनको आप समझ लीजिए बड़े बड़े हथौड़ों की तरह, जो पूरी इकोनॉमी पर एक साथ चोट करते हैं। और दूसरे हैं गुणात्मक उपकरण। ये सर्जन के चाकू यानी स्कैल्पेल जैसे हैं, जो सिर्फ चुनी हुई जगहों पर ही एकदम सटीक निशाना लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन बड़े हथौड़ों को ही देखते हैं। ये वो पावरफुल टूल्स हैं जो एक ही झटके में पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर असर डाल देते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रेपो रेट। इसको आप ऐसे समझिए कि ये बैंकों के लिए पैसे की थोक कीमत है। मतलब ये वो ब्याज दर है जिस पर सेंट्रल बैंक देश के बाकी सभी कमर्शियल बैंकों को कम समय के लिए कर्ज देता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, जैसे ही सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो कमर्शियल बैंकों के लिए पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है, और इसका सीधा असर हम पर पड़ता है। कैसे? बैंक तुरंत होम लोन, कार लोन, इन सब पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। नतीजा, लोग कम खर्च करते हैं और इकोनॉमी थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। अगला बड़ा टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, शॉर्ट में कहें तो OMO। इसे आप इकोनॉमी में कैश के फ्लो को कंट्रोल करने वाला एक बड़ा सा नल समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब सेंट्रल बैंक सरकारी सिक्योरिटीज बेचता है तो बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें खरीदती हैं और अपना पैसा सेंट्रल बैंक को दे देती हैं। इससे क्या हुआ? बाजार से पैसा सोख लिया गया। और जब सेंट्रल बैंक इन्हीं सिक्योरिटीज को वापस खरीदता है तो ठीक इसका उल्टा होता है, बाजार में पैसा वापस आ जाता है। अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो यानी CRR की। ये एक तरह का कह लीजिए अनिवार्य बचत खाता है। नियम ये है कि हर बैंक को अपनी टोटल जमा पूंजी का एक फिक्स्ड हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रखना ही पड़ता है, और इस पैसे को वो लोन देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सेंट्रल बैंक इस CRR का प्रतिशत बढ़ा दे तो बैंकों के पास आम लोगों को लोन देने के लिए पैसा ही कम बचेगा। ये सीधे सीधे बाजार में लोन की सप्लाई को कम कर देता है। इनके अलावा भी कुछ और टूल्स हैं, जैसे कि बैंक रेट, जो लंबे समय के कर्ज के लिए होता है, और एक है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंकों को अपने पास कैश या सोना जैसी चीजें रखने के लिए कहता है। पर इन सब का मकसद घूम फिर कर एक ही है, ये कंट्रोल करना कि बैंक बाजार में कितना पैसा उधार दे सकते हैं। चलिए अब टूल बॉक्स के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। याद है वो सर्जन वाले चाकू? ये वही सटीक उपकरण है जो किसी खास सेक्टर को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें पहला है मार्जिन आवश्यकताएं। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी संपत्ति के बदले लोन लेने के लिए एक तरह का डाउन पेमेंट है। मतलब लोन की रकम और आपकी गिरवी रखी चीज की कीमत के बीच का अंतर। मिसाल के तौर पर मान लीजिए मार्जिन कम है, तो आपने बैंक को 100 रुपए की कोई चीज गिरवी रखी और बैंक ने आपको आराम से 90 रुपए का लोन दे दिया। यहाँ उधार लेना काफी आसान है ना? लेकिन अब सेंट्रल बैंक मार्जिन को बढ़ा देता है। अब उसी 100 रुपए की चीज पर बैंक आपको सिर्फ 70 रुपए का लोन देगा। तो हुआ क्या? अचानक से उधार लेना ज्यादा मुश्किल और कम फायदेमंद हो गया। अब एक बहुत ही दिलचस्प टूल की बात करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, बल्कि एक तरह का
अनौपचारिक दबाव है, सेंट्रल बैंक की तरफ से एक नरमी भरा इशारा। इसे कहते हैं मॉरल सुएजन या नैतिक दबाव। इसमें सेंट्रल बैंक कोई कानून नहीं बनाता, वो बस बाकी बैंकों को सलाह देता है या समझा बुझाकर मनाता है। जैसे अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो वो बैंकों से कह सकता है कि भाई सट्टेबाजी वाले लोन देने में जरा सख्ती बरतो। और हमारा आखिरी सटीक टूल है चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण। यहाँ सेंट्रल बैंक सीधे सीधे कुछ खास इंडस्ट्रीज, जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट या शेयर बाजार, इनके लिए लोन की एक लिमिट तय कर सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी एक सेक्टर में कोई आर्थिक बबल ना बन जाए। तो ठीक है, हमने सारे औजार तो देख लिए। अब ये देखते हैं कि सेंट्रल बैंक इन सभी का इस्तेमाल महंगाई और मंदी जैसी दो बिल्कुल अलग-अलग सिचुएशन से लड़ने के लिए करता कैसे है। तो अब सबको एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा गर्म हो यानी महंगाई बढ़ रही हो तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? वो ब्रेक लगाएगा, मतलब वो ब्याज दरें बढ़ाएगा, सिक्योरिटीज बेचकर बाजार से पैसा सोखेगा और लोन के नियम कड़े कर देगा। और इसकी ठीक उलट, जब इकोनॉमी ठंडी पड़ रही हो तो वो एक्सीलरेटर दबाएगा, मतलब दरें घटाएगा, सिक्योरिटीज खरीदकर बाजार में पैसा डालेगा और लोन लेना आसान बना देगा। तो कुल मिलाकर सेंट्रल बैंक का काम एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। उसे इन सभी औजारों का इस्तेमाल करके इकोनॉमी की गाड़ी को न तो बहुत ज्यादा तेज दौड़ाना है और न ही बहुत ज्यादा धीमा होने देना है। एक परफेक्ट बैलेंस। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां डिजिटल करेंसी आ रही हैं और अचानक कोई भी वैश्विक संकट खड़ा हो जाता है, क्या सेंट्रल बैंक के ये पारंपरिक औजार, ये टूल बॉक्स भविष्य में भी उतना ही असरदार रहेगा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।